नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब बात कुछ ऐसी है कि तिजारती खसारे के मुतल्लिक माजी में भी गुफ्तगू की है, आज थोड़ी सी कोशिश करेंगे कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू हो जाए, कुछ सोल्यूशन बेस्ड बात हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी देना चाहूँगा कि जो आप टोटल फिगर्स देख रहे हैं इनको इतने गौर से ना देखें। थोड़ा पहले ब्रेकडाउन अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स का ब्रेकडाउन क्या है। एक्सपोर्ट्स का तो बुरा हाल है, टू बी वेरी फ्रैंक। हमारी जो एक्सपोर्ट्स है ना बहुत कम है इन कंपैरिजन टू आवर इंपोर्ट्स। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ चंद लोग ये तासुर ले रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर नॉन इसेंशियल इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं ये क्लैरिटी आपको दे दूं कि पाकिस्तान की नॉन इसेंशियल इंपोर्ट्स जो हैं वो एक बहुत ही छोटा कंपोनेंट है टोटल इंपोर्ट्स का। हमारे अगर सबसे बड़े पीस ऑफ केक को देखें जो कि इंपोर्ट्स में है वो है फ्यूल ऑयल, फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि गाड़ियों का, तवानाई के प्लांटों का व दीगर जो उसके ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाला तेल। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा आप सोचें पीस ऑफ द केक है। फिर आप हैरान होंगे, एक और बहुत बड़ा पीस ऑफ केक एडिबल ऑयल है। जी जी, ये जो आप घी के नाम पे खा रहे हैं, ये बेसिकली जिस शक्ल का आपको, जिसे ये बेसिकली घी बोल रहे हैं, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक ये घी है नहीं, ये बेसिकली पाम ऑयल है जो कि हमारे बिरादर मुल्क मलेशिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट किया जाता है बहुत बड़ी तादाद में, और इसका बहुत बड़ा हुजूम है। ये यहाँ पर मंगा के फिर उसके बाद इसको कुछ ऐसी शक्ल दे दी जाती है गाढ़ा करके कि ये आपको घी बना के बेच दिया जाता है। कुछ लोग इसको क्लियर भी बेच रहे हैं। आपके यहाँ खाने का तेल और आपके यहाँ जलाने का या ईंधन का तेल जिस भी सूरत के अंदर है, ये टोटल इंपोर्ट हो रहा है। आपकी अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसमें आपकी अपनी पैदावार, टोटल, सॉरी वर्ड मैंने गलत इस्तेमाल कर दिया, इसका एक बहुत छोटा कंपोनेंट आप लोकली प्रोड्यूस करते हैं। अराउंड फ्यूल ऑयल के अंदर 1/3 और एडिबल ऑयल के अंदर तो मेरे ख्याल से वो बहुत छोटा ही कंपोनेंट होगा। तो ये आपकी दो बड़ी इंपोर्ट्स हैं। इसके अलावा जो इंपोर्ट्स हैं वो ज़्यादातर मैं आपको बता दूं इसेंशियल हैं। आप एक बड़ा ही मुनफरिद मुल्क हैं जहाँ पे दालें भी इंपोर्ट हो रही हैं। आपके मुल्क में दालें इंपोर्ट होती हैं बाय द वे। जी अंकल, आप जो चने की दाल रोज़ खाते हैं ना शौक से बहुत, हाँ, ये तभी इंसान की तबीयत भी ऐसी हो जाती है ना, चने की दाल खा खा के तबीयत ही बिगड़ जाती है इंसान की। ये इंपोर्ट हो रही है, आपके यहाँ कोई नहीं होती। ये ऐसी खुश होते हैं ना, पाकिस्तान का रिवायती खाना दाल चावल आलू गोश्त, ये तमाम चीज़ें आपके पास मुकामी तौर पर तो कभी भी नहीं आई थी। आलू भी अंग्रेज़ जो है वो साउथ अमेरिका से लेकर आया था, आपके पास कोई आलू वालू नहीं होता था। इस तक के ये बड़े सगीर में टमाटर भी नहीं होता था। तो ये उनकी प्लानिंग थी जिसकी वजह से आज थोड़ा बहुत ये खुराक का मामला भी ठीक है। कनाल सिस्टम भी आपके मुल्क के अंदर जो थोड़ी बहुत आपके मुल्क में एग्रीकल्चर हो रही है, ये भी थैंक्स टू गोरा बहादुर है। आपने जो मुल्क के साथ किया है मैं तो कुछ कहना ही नहीं चाहता। और उसके अलावा रेल की पटरी तक तो आप लगा नहीं सके थोड़ी सी। खैर, इस मौजू के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब शमसुल इस्लाम खां साहब, जो कि साबिक नायब सदर KCCI रहे हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। किसी तारुफ के वजह से आप मोहताज नहीं हैं। कुछ लोग आपको राइस के शोबे में भी माहिर कहते हैं, कमोडिटीज़ के शोबे में भी माहिर कहते हैं। सर, मैं आपके सामने ब्रेकडाउन पूरा तो प्रेजेंट नहीं करना चाहता। मैं लोगों से बार बार बात करता हूं तो वो मेरे साथ ये आर्गूमेंट लेके बैठ जाते हैं, कुत्तों का खाना, औरतों का मेकअप, मोबाइल फ़ोन। लेकिन ये बहुत छोटा कंपोनेंट है। अगर आपके तेल के ऊपर $10 बढ़ जाते हैं ना, तो ये सारा कुछ मेरे ख्याल से ऑफसेट हो जाएगा। तो हम मेरे ख्याल से फोकस इस चीज़ पर करें कि अगर हमने इम्पोर्ट रिडक्शन करनी है तो सबसे पहले तवानाई को कंजर्व करने का तरीका सीखें ताकि हमारी ऑयल इंपोर्ट्स डाउन आए। और दूसरा जो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमारी इंडिजिनस ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाए, क्योंकि हम पूरा वक्त शोर मचाते रहते हैं कुदरती वसाइल से मालामाल, कुदरती वसाइल से मालामाल। तो इसका तो मतलब है हम कंगले हैं, क्योंकि हमारे पास है नहीं कुछ भी। हम तो ऐसी आवाम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अगर हमारे पास होता तो हम इतना कुछ इंपोर्ट क्यों कर रहे होते। जी देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, आपने बड़ी डिटेल में बात की। मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको ये पहली दफ़ा नज़र नहीं आएगा कि यहाँ फर्स्ट टाइम ट्रेड डेफिसिट हो रहा है इतना ज़्यादा। इससे पहले भी हो चुका है और ये चीज़ बार बार रिपीट होती है। और बुनियादी वजह इसकी ये है कि जो हमारा इकनॉमिक स्ट्रक्चर है
वो सही बुनियादों पे नहीं खड़ा हुआ। जब तक उसको आप दूर नहीं करेंगे आपका ट्रेड डेफिसिट का इशू रहेगा और आप IMF के पास बार बार जाते रहोगे और वहाँ से कर्जे लेके और अपने इस ट्रेड डेफिसिट को, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारी जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उसको फाइनेंस हम कर्जे लेके करते रहेंगे। हमारे जो कंज्यूमर आजकल जो भी कुछ खाते हैं इम्पोर्टेड चीज़ें, वो तक असल में डॉलर खा रहे हैं और डॉलर इस मुल्क में पैदा नहीं होता, डॉलर इस मुल्क में छपता नहीं है। डॉलर के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट्स के ज़रिए डॉलर हासिल होता है और दूसरा आपके वर्कर्स की रेमिटेंस से। अब ये जब दोनों चीज़ों को भी मिला के देखें तो आप 3 सालों में ग्रोथ आपकी अच्छी खासी हो गई है, रेमिटेंस आपकी बढ़ गई, आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी है, लेकिन जो डिवेल्यूएशन की गई है आपकी जो कुछ रिसेंट पास में भी आपने देखा तो वो बहुत मैसिव डिवेल्यूएशन हुई है। उसका इम्पैक्ट आपको एक्सपोर्ट में आना चाहिए था कोई $40 बिलियन के करीब। अगर आप 38% 3 साल में या उससे ज़्यादा डिवेल्यूएशन कर चुके हो तो आपकी $40 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारी एक्सपोर्ट जो है $25.3 बिलियन की एक्सपोर्ट्स है। और इंपोर्ट्स क्यों बढ़ रही हैं कि हमने जो है बहुत सारी गलतियां करके रखी हैं। आपने जैसे जिक्र किया, सबसे पहला नंबर पे तो आपका आता है फ्यूल का बिल, इंपोर्ट का बिल आता है और उसमें हम क्रूड ऑयल बहुत कम इंपोर्ट करते हैं। हम ज़्यादातर हमारी OMCs जो हैं वो रिफाइंड पेट्रोल लेकर आ रही हैं और पेट्रोल पंप लगाए हुए हैं। और आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का आपने स्कैंडल भी सुना था, बीच में आया था कि उन्होंने भी बहुत शॉर्टेज की थी। तो वो उस तरह से आने की वजह से ये होगा कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करके जो बाई प्रोडक्ट के तौर पे मिलती हैं उसकी इंपोर्ट भी आपको करनी पड़ रही है। पाकिस्तान में आज भी जितनी रिक्वायरमेंट है हमारी रिफाइनरीज की वो नहीं हो सकी। तो सबसे बड़ी बुनियादी गलती ये है कि हमें रिफाइनरीज लगानी चाहिए थी ताकि हम जो प्राइस अप एंड डाउन होती रही है क्रूड की मार्केट में, और यहाँ तक कि आपने रिसेंट पास में देखा कि $10 से भी नीचे बल्कि नेगेटिव में चली गई थी। तो उसमें अगर हमने उस वक्त भी हेजिंग नहीं करी, उस वक्त भी हम जो है क्रूड इतना नहीं लाते थे और हम अपना रिफाइंड ऑयल हमारे इंपोर्ट हो रहा था और मार्केट में जा रहा था, तो फिर तो आपका डेफिसिट बढ़ना ही था। फिर दूसरी तरफ मैं आता हूँ आपकी कि आपने जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक बाई प्रोडक्ट की आपने बात की, छोटी सी एक मामूली से आपको लुकमा देता हूँ। ये इन्होंने कहा था हम बिटुमिनस रोड्स ख़त्म कर देंगे, अब हम कंक्रीट बेस्ड रोड्स बनाएंगे और जितने हम हाईवे वगैरह बनाएंगे हम कंक्रीट बेस्ड बनाएंगे, इससे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगी। तो बिटुमन भी मेरे ख्याल, आई डोंट नो हाउ एक्सपेंसिव इट इज़, बट द एम वाज के ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाएगी हमारी रोड्स की और हमारी इंपोर्ट भी किसी हद तक रिड्यूस। तो ये करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल। रिफाइनरी के अंदर जब आप रिफाइनिंग करते हैं तो बहुत सारी आपकी बाई प्रोडक्ट्स निकलती हैं, उसमें ये बिटुमिन भी आपका आता है, आपका प्लास्टिक दाना भी आपका जो बहुत बड़ी इंपोर्ट आप करते हो वो भी आपके केमिकल आप देखेंगे जहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हो, कतर से, सऊदी से, वहाँ सब जगह रिफाइनरीज लगी हुई हैं, तो उसकी इंपोर्ट पे भी हमें खर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा जो है आपका जो LPG जिसके ऊपर बार बार आता है कि जी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, जो एक गरीब आदमी का ईंधन है। वो हम शहरों में बैठे हमें स्वी गैस मिलती है, हमें RLNG मिलती है, लेकिन हम जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे आपकी लाइंस नहीं है उनको सबको LPG के सिलेंडर खरीदने पड़ते हैं, वो सबसे ज़्यादा महंगी होती चली जा रही है। जिनके पास कनेक्शन नहीं है, रिफाइनरी की बाई प्रोडक्ट है जो तकरीबन उनको जब ऑयल को प्रोसेस करते हैं तो उससे उनको ऑलमोस्ट जो है नील कॉस्ट पे पड़ जाती है क्योंकि वो प्रोसेसिंग के दौरान आती है, लेकिन उसके बावजूद वो भी आ रहा है। फिर आप देखिए कि आपने फूड का इंपोर्ट का बिल जो आपका $8 बिलियन तक चला गया है, उसमें हमने कोई प्रायोरिटी सेट नहीं करी कि क्या चीज़ पाकिस्तान में पैदा हो सकती है, होती है और उसकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। मुझे छोटी सी ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो फूड इंपोर्ट का आपने बताया है इसमें भी नॉन एसेंशियल का एलिमेंट वो नहीं होगा जो आप बता रहे हैं, लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से, क्योंकि हम लोकली उन चीज़ों को जिनको हम ग्रो कर सकते हैं हम नहीं, हमारी प्लानिंग ठीक नहीं है। अब हमें टेलीफोन लाइन के ज़रिए सीनियर नायब सदर साबिक रहे हैं FPCCI के जनाब मज़हर नासिर साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है, उनको भी वेलकम करते हैं इस शो में। कैसे हैं आप मज़हर नासिर साहब? अल्लाह के। मज़हर नासिर साहब, हम बात कर रहे हैं बेसिकली तिजारती खसारे के मुतल्लिक, और ब्रेक पे जाने से पहले शमसुल इस्लाम खान साहब ने बड़े ऐसन तरीके से बताया ब्रेकडाउन के मुतल्लिक। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इसके ऊपर ज़रूर रोशनी डालें कि ये जो मैं भी इस पर बड़ी डिस्कशन कर रहा था और एलेबोरेट करना चाह रहा था कि पाकिस्तान के नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ही छोटा कंपोनेंट है। हमारा बड़ा जो कंपोनेंट है वो या तो फ्यूल ऑयल है या एडिबल ऑयल है, जिसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वरना लोग खाना नहीं खा सकेंगे और मुल्क में तवानाई का बहरान पैदा हो जाएगा। टू बी वेरी फ्रैंक, वी आर इन ए catch-22 सिचुएशन। हम अपनी इंपोर्ट रिडक्शन की तरफ जा ही नहीं सकते। क्या कहते हैं आप? मैं आपसे अग्री करता हूं, क्योंकि जो हमारे पास एक हनीमून पीरियड था
जिसके अंदर आपने देखा कि ब्रेंट $40 पे था, आज 75-76 पर है। और जो आपने देखा कि इकोनॉमिकली एक शटडाउन था वर्ल्ड वाइड कोरोना की वजह से, वो एक्टिविटीज अब दुनिया में शुरू हो गई हैं। तो जैसे ही वो एक्टिविटीज शुरू हुई हैं और जो इस गवर्नमेंट ने पैकेजेस दिए जो बिल्कुल सही वक्त पे दिए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के दिए, ऑटोमोबाइल के दिए, तो एकदम से इंडस्ट्रियल डिमांड इंक्रीज हुई है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ योर इम्पोर्ट्स इज पेट्रोलियम बेस्ड और 33% हम लेते हैं जिसके अंदर आपकी मशीनरी और बाकी अशिया वगैरह उसके अंदर आते हैं। तो आपका जो मेजर इस वक्त बुरहान है वो इंपोर्ट बिल इंक्रीज की वजह से, जिसकी वजह से आपका सीईडी डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। इसको हल करने के लिए अगर आप गवर्नमेंट से पूछते हैं तो गवर्नमेंट यही कहती है कि जो हमारे पास रिपैट्रिएशन आ रही है उसमें इजाफा होगा या एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी उसके अंदर इजाफा होगा, बट दिस इज येट टू सी। आज की पोजीशन ये है कि आपका डेफिसिट बढ़ेगा। इस डेफिसिट को रोकने के लिए अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे, उसको स्लो करने के लिए। ये परसेप्शन है कि आगे जाकर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ड्यू टू द हाई इन्फ्लेशन। लेकिन मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को वो मेजर्स लेने पड़ेंगे, अनपॉपुलर डिसीजंस लेनी पड़ेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट को आईएमएफ की तरफ से भी जो 6th, 7th और 8th मीटिंग है जिसमें $1 बिलियन मिलना है, वो इस वक्त अंडर नेगोशिएशन है। एंड आई थिंक दे विल प्ले टफ दिस टाइम कि आपको वो पैसे मिले ना मिले। तो एक तरफ तो I think I think the assistant or maybe a Department of State official is coming today, and hopefully I am sure that things will be okay. जैसे आपको याद होगा एक दफ़ा ये बड़ा मशहूर डायलॉग बन गया पाकिस्तान के अंदर, एवरीथिंग विल बी ओके। तो आई थिंक समवन फ्रॉम द स्टेट डिपार्टमेंट इज कमिंग एंड आफ्टर दैट आई थिंक IMF, वर्ल्ड बैंक एंड FATF, एवरीथिंग विल बी ओके, सो यू डोंट वरी अबाउट इट। क्या कहते हैं आप? कि उनका इन्फ्लुएंस तो ऑब्वियसली मौजूद है इनके डिसीजन के अंदर। तो बात यही है कि अगर आपको $1 बिलियन की ट्रांच मिल जाती है, 6th जो आपकी मीटिंग है, उसके बाद आपकी 7th और 8th है, 8 होती हैं, तो आपको $3 अरब मिलने हैं। और आपकी रिपैट्रिएशन अगर बढ़ भी रही है तो एट द सेम टाइम जो डॉलर की वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं तो इंपोर्ट का बिल ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, I'll ask you to hold that thought। मेरे साथ यहाँ पर शमसुल इस्लाम खान साहब भी हैं। शमसुल इस्लाम खान साहब, आप बात कर रहे थे कि अगर हम कोई ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट कर लें, आप तो फूड के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इन दो मेजर कंपोनेंट्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर, एडिबल ऑयल का आपको पता होगा बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होता है और इट इज़ अ सब्सटैंशियल अमाउंट इन बिलियंस ऑफ US डॉलर्स जो हम इंपोर्ट करते हैं। एंड आई थिंक द मेजर जो हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया हैं। क्या हम उस ऑयल को पाकिस्तान में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि देयर आर प्लांट्स, देयर आर थिंग्स दैट आर ग्रोन इन पाकिस्तान from which we can extract enough oil to substitute at least a portion of that। क्या कहते हैं आप? देखिए जी, इसके अंदर पाकिस्तान अगर सिर्फ पाम ऑयल की बात नहीं करते, दूसरे ऑयल सीड्स जो हैं हमारे पास, सनफ्लावर की जो है, कनोला की, सारी चीज़ें हो सकती हैं और हमें काम करना चाहिए था। लेकिन आपको पहले ये भी देखना होगा कि हमारी जो एग्जैक्ट डेटा क्या है, हमारे पास जो कंज्यूम हो रहा है इतना ज़्यादा ऑयल, एडिबल ऑयल, उसकी वजह क्या है? क्या आबादी कितनी है? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जितनी इंपोर्ट हो रही है हम साथ में हमारे 2 गरीब मुल्क, खाने वाले भूखे मुल्क बैठे हुए हैं, कहीं वहाँ तो नहीं स्मगल हो रहा? बॉर्डर बहुत बड़े बड़े हैं जिसको आप 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं, बट व्हाई दिस टॉपिक ऑफ एडिबल ऑयल इज नेवर ब्रॉट अप? आपको पता होगा इसमें वैल्यूएशन की कंपनियां भी हैं, माजी के अंदर भी आपको पता है बहुत सारे मामला सामने आए हैं। हमें पता है ये क्यों छुपाया जा रहा है एडिबल ऑयल का मामला, कभी इसको ब्रिंग अप नहीं किया जाता किसी हाई लेवल मीटिंग के अंदर। बड़े मामलात हैं, आपको पता है, बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं कभी कभार। तो सर ये क्या चक्कर है? इस पर क्यों कभी रोशनी नहीं डाली जाती? अली साहब, 2 लॉबीज होती हैं। एक तरफ आपका फार्मर लॉबी होती है जो ग्रो करनी होती है, और दूसरी तरफ आपका जो है जो इस फील्ड से मुतालिक, इस सेक्टर से लोग मुतालिक होते हैं। अगर वो ज़्यादा ताकतवर होंगे तो वो जो दूसरा ग्रोइंग साइड वाला है उसको दबा दिया जाएगा। हमारे यहाँ शॉर्टकट हमेशा देखे जाते हैं। हमने कोई सस्टेनेबल पॉलिसी ना एग्रीकल्चर में बनाई और ना ही हमारा जो ऐसा कोई इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की बहुत बातें हुई हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ। 52% आपका मशीनरी का बिल बढ़ा है डिस्पाइट इसके
जिसके के टर्फ में आपने ह्यूज अमाउंट जो है लोगों को दिया, लेकिन अभी तक आपकी नहीं हुई, क्योंकि आपकी ग्रोथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ उस वक्त बढ़ेगी जब आपके पास एनर्जी होगी, सस्ती गैस और सस्ती आपके पास बिजली होगी तो इंडस्ट्री लगेगी। आज हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरह से कम्पीट कर रहा है रीजन में बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ या दूसरी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वही जानता है। इस वक्त एक्सपोर्ट का जो सिनेरियो जो जिस तरह से रैपिडली आपका सीसा एक्सचेंज पॉलिसी रही कि अप एंड डाउन 152 का भी हो गया और आज 171 का भी हो गया, इसमें एक्सपोर्टर्स ने लॉस किया है बहुत ज़्यादा। उन्होंने कमाया नहीं, क्योंकि जो कैलकुलेशन करके देते हैं उसमें जब अगर रुपये आपका अप्रिशिएट करता है तो उनको तो लॉस होना ही है। उनके पास जो रेमिटेंस आती है तो हमारा बैंक जो है उसको 1% ही डिडक्ट करेगा उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स। हमारी जो फ्रेट की जो कॉस्ट थी जब हमने कमिटमेंट की उस वक्त हमारी वो अगर $500 थी तो वो बढ़ के अगर $2000 चली गई, और अगर आप यूएस से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो $2000 वाला वो $12000 पे कंटेनर चला गया, तो हमारे एक्सपोर्टर ने कमाया नहीं। ये गलत बात में भी वेरिएशन आई है। ये लोगों ने एक बात फैलाई है कि बहुत से लोग आपको जस्टिफाई करते हुए नजर आएंगे कि एक्सपोर्टर बड़ा खुश है, उसको तो रुपया डिवैल्यू होने से फ़ायदा हो रहा है। हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर कोई ऑलमोस्ट 60% जो है इंपोर्टेड चीज़ें यूज़ होती हैं, रॉ मटेरियल भी यूज़ होता है, यहाँ तक कि कॉटन और यान का भी आपके अंदर उसमें आ जाता है, फिर आपके जो दूसरे मटेरियल हैं वो सारे यूज़ होते हैं। I'll get back to you, मजहर नासिर साहब, आपकी जानिब आता हूँ। सर, मैंने देखा है हर मीटिंग के अंदर जब भी ताजिर सनअतकार बैठे होते हैं कहते हैं वसाइल से माला माल, वसाइल से माला माल, पाकिस्तान के पास सारे वसाइल, सारी दुनिया भिखारी, सब दुनिया गंदी, सब लोग खराब, सारे वसाइल हमारे पास। अगर सारे वसाइल हमारे पास हैं तो सर रॉ मटेरियल से लेकर एडिबल ऑयल से लेकर फ्यूल ऑयल तक आप देखें हर चीज़ तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। गाड़ी हम आज तक बना नहीं सके, मोबाइल फ़ोन एक छोटा सा हमसे बनता नहीं है, वो भी असेंबलिंग कर रहे हैं हम। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, कौन से वसाइल हैं, ज़रा मुझे बताएं। शायद मुझे वो चश्मा नहीं मिला अभी तक जिनसे ये वसाइल दिखाई देते हैं। ना हमारे पास खाने का तेल है, ना हमारे पास गाड़ी का तेल है, ना हमारे पास ईंधन का तेल है। कौन से वसाइल हैं हमारे पास? आई वांट टू नो, आप बताएं मुझे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास अल्लाह के करम से ये वसाइल मौजूद है। जो चीज कमी रखती है वो है विलिंगनेस एंड एबिलिटी। आपके पास टांगे तो हैं कि आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपकी विल नहीं है कि आप उन टांगों को इस्तेमाल करके उस पर चल सकें। अभी बात आपने की है एग्रीकल्चर बेस की। मेरा मौक़िफ़ हमेशा से रहा है, पिछले 1 सालों के अंदर भी मैंने ये डिस्कस किया है कि पाकिस्तान में कुछ साल पहले सनफ्लावर को पंजाब के अंदर लगाने की मुहिम शुरू की गई थी। अगर आप चाइना से अपना सबक सीखें, और चाइना जो 5 साल और 7 साल की पॉलिसी अपने एग्रीकल्चर को या अपनी इंडस्ट्री को देता है, उससे वो क्लियर कर देता है कि इतने साल के बाद पाम ऑयल की इंपोर्ट नहीं होगी, आपने अपना सीड यहीं उगाना है। क्या वजह है कि आज भी आप $2 अरब की कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं? मुझे जरूर है कि उसके अंदर वो लॉन्ग स्टेपल्स हैं जो हम नहीं बनाते, लेकिन हमें किस चीज ने रोका है कि हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू सीपेक को इस्तेमाल करते हुए अपने कॉटन को पाकिस्तान में इंक्रीज करें, और क्यों ना हम अपने पाम ऑयल को खत्म करें इंपोर्ट को, और हम सनफ्लावर की तरफ आए जिसका बेहतरीन ऑयल हमने एक्सट्रैक्ट किया। पिछली हुकूमतों ने उस पर काम किया लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं किया गया। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ 2 एग्जांपल्स दिए। कॉटन के लिए भी आप जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर कॉटन उगती ही नहीं और वो $40 बिलियन के टारगेट की बातें कर रहे हैं। आज आप जो है कॉटन उगाते भी हैं, हालांकि आपके पिछले साल की क्रॉप खराब हुई थी, लेकिन उसके बावजूद पोटेंशियल आपके पास मौजूद है कि आप अपनी यील्ड्स को इंक्रीज करें, अपने कॉटन को इंक्रीज करें, अपने पाम ऑयल की जगह सनफ्लावर को लेकर आए और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। नाज़रीन, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके पास शायद ये मौका नहीं होता कि वो जैतून अपने मुल्क में उगा सकें और उसका तेल जो है इस्तेमाल कर सकें। जैतून का तेल पाकिस्तान के अंदर, जैसे जैतून का मैंने जिक्र किया, जैतून जो है वो काश्त भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। मज़ीद पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करता है कि जैतून उगाया जा सके और उसका तेल भी उससे एक्सट्रैक्ट किया जा सके। जैतून का तेल जो है वो जिस्म के ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एक्सटर्नली भी ऑन योर स्किन, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। खाने के लिए तो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप कसीरुल उम्री के शौकीन हैं और सेहत के हिसाब से अपना ख्याल रखना चाहते हैं तो इसमें बड़ी शिफा है, बड़ी बरकत है। कुरान में भी इसका जिक्र है। मैं ब्रेक पे जाने से पहले भी बात कर रहा था। मज़हर नासिर साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन साथ साथ ये भी आपके मिलाकर बताता जाता हूँ कि पाकिस्तान मुनफरिद ममालिक के अंदर शामिल है जहाँ पर जैतून भी उगाया जा सकता है। पाकिस्तान में हुकूमत इस पर काम कर रही है, लेकिन अफसोसनाक बात यह कह रहे हैं हम एक्सपोर्ट कर देंगे, तो यानी अपनी कौम को हम खाने के लिए अच्छी चीज़ नहीं देंगे, हम अपनी कौम को कूड़ा देंगे खाने के लिए। चावल भी देंगे तो टूटा हुआ चावल देंगे, गंदा चावल देंगे, सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर देंगे। फिर जाहिर बात है इंपोर्ट तो हमारे मुल्क की बढ़ेगी। क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक स्टॉन्च डायरेक्शन देने की जरूरत है। जिस तरह गवर्नमेंट ने
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मर्तबा दिया, उनको पैकेज दिया, इसी तरह ऑटोमोबाइल के अंदर किया। एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास गैप है, कोई कारोबारी जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ नहीं जाता। अगर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को भी रेगुलराइज करे, एक इंडस्ट्री की तरफ लेके जाए, प्रोसेसिंग के अंदर इसको लेके जाए और लोगों को इंसेंटिव दे, तो लोग इस तरफ का रुझान रखेंगे। क्योंकि आपको खुद मालूम है कि पाकिस्तान में गैस की किल्लत है। इंडस्ट्री जो गैस बेस्ड है वो पाकिस्तान में RLNG की वजह से और महंगी होती चली गई। आज RLNG 2600 रुपए MMBTU है। और अगर आप एग्रो बेस्ड की तरफ जाएं, जो आपकी स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की, और गवर्नमेंट इसमें इंसेंटिव दे कि आप पाम को ये लगाएं, आप इंडस्ट्री के अंदर से इसको इंडस्ट्री का रुतबा दें, तो आप एग्रीकल्चर में मजीद तरक्की कर सकते हैं। क्यों आप आम किसान को सिर्फ फर्टिलाइजर देकर और इंसेंटिव देकर कहते हैं तुम ये उगाओ? आपको तो लोगों को एज अ बिजनेस इसको लेके चलना है। जिस तरह आप यूरोप में और अमेरिका में देखते हैं कि वो पूरे फार्म जो है इंडस्ट्रियल तरीके से चलते हैं, एक फार्मर की तरह, किसान की तरह। कॉर्पोरेट और कोऑपरेटिव फार्मिंग दोनों हो रही है वहां पे। बहुत आम बात आपने किया मदर साहब। बहुत ज्यादा जरूरत है और डायरेक्शन देने की जरूरत है, इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। बड़ी अहम बात की आपने। आप मेरे साथ रहिए यहाँ पर। शमसुल इस्लाम खान साहब, आपकी जानिब में आता हूँ। अब बात उन्होंने की, मैं एक और चीज़ की जानिब भी आपको लाऊंगा क्योंकि आप राइस के शोबे के माहिर हैं। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली ग्रोज अ लॉट ऑफ राइस, बट वी आर नॉट अ राइस ईटिंग कंट्री, वी आर अ व्हीट ईटिंग कंट्री एंड वी कैन चेंज दैट। Can we feed the poor of this country? Can we fight the malnutrition in this country with rice production? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो बड़ा अहम सवाल है। आपको पता होगा पाकिस्तान में बहुत सारे लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। They don't have enough nutrition. Can your rice sector help us? जी देखिए, पाकिस्तान का राइस जो है वो हमारे बहुत सारे मसाइल को हल कर सकता है। जैसे आपको आबादी का मसला, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आज जो आप बांग्लादेश की बातें कर रहे हैं कि बांग्लादेश इतनी तरक्की कर गई है, और इसके पीछे जो है जनरल इरशाद के टाइम पे एक पॉलिसी बनाई गई थी कि लिटरेसी रेट को बढ़ाना है और आबादी को कम करना है। और उसका तरीका उन्होंने ये निकाला कि हर स्कूल आने वाले बच्चे को हर महीने 5 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा, और जो बच्चा या बच्ची वहाँ से पढ़ेगी उसी स्कूल में उसको जॉब पे लगा दिया जाएगा। औरतें जब जॉब पे लगती हैं तो उनकी शादी ऑटोमेटिकली डिले हो जाती है, और यही वजह है कि आबादी को उन्होंने कंट्रोल किया और लिटरेसी रेट बढ़ाया। और आज आपकी जो प्रोडक्टिविटी नज़र आ रही है कि डिस्पाइट इसके कि वो कॉटन प्रोड्यूस नहीं करते, इम्पोर्ट करके कॉटन राइस, देखिए मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि हमारे पास राइस भी और वीट भी, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे होती। माजी में हमारे पास वीट जो है एक तरह से हमारे ऊपर लाइबिलिटी बन गई थी, और हमारे पास वो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे और रखे जा रहे थे गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ चेंज करनी होंगी। हमारी अनफॉर्चुनेटली जो ब्यूरोक्रेसी जो पॉलिसी बनाती है, उनका बिजनेस से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं होता, और वो अपने एक आइडियल कोई जहाँ से कहीं कॉपी पेस्ट मिलता है उसको बना लेते हैं। और आपकी जो राइस के ऊपर अगर आप लेकर आते हैं कि इसको एक्सपोर्ट, इस वक्त देखें आपका डिस्पाइट इसके कि बम्पर क्रॉप हुई है, 7.2 मिलियन टन की आपकी क्रॉप हुई है, लेकिन आज आपकी एक्सपोर्ट जो है बहुत स्टिफ कंपटीशन फेस कर रही है अदर राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के साथ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में चावल महंगा है। बासमती चावल जो हमारी जो एक हेरिटेज थी, हमारी सकाफत थी, उसकी मार्केट से हम आउट होते जा रहे हैं, और इंडिया अपनी एक नॉन बासमती वैरायटी, सिमिलरली बासमती जैसी नज़र आने वाली वैरायटी को इंट्रोड्यूस करके, और वो 1121 की वैरायटी उसने बनाई है, और वो मार्केट को कैप्चर कर गया। इनोसेंट कंज्यूमर्स को पता नहीं होता, वो देखते हैं जी ये बासमती जैसा चावल लंबा है, तो वो खाते हैं। तो हमने तो उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे अभी पॉलिसी की बात हो रही थी, हमारे एडवाइजर्स भी ऐसे लगाए गए हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी में, जिनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो हाइब्रिड सीड इंपोर्ट करते हैं चाइना से, जो पेस्टिसाइड्स इंपोर्ट करते हैं, जिनका फर्टिलाइजर का काम है। अगर वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग लगाए जाएंगे तो फिर वो तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान में बासमती ना हो और पूरे पाकिस्तान में हाइब्रिड राइस की कल्टीवेशन हो जाए। बासमती राइस जो है वो ऑलमोस्ट डबल प्राइस फेच करता है वाइट राइस की। अगर आज वाइट राइस 360, 70, 80 डॉलर की है, तो बासमती डॉलर की मार्केट जो है 1000 डॉलर की जाती है। इससे आपका जो पर एकड़ जो इनकम है ग्रोअर को, जो स्पेशली बासमती जो ग्रो कराते हैं, उनको ज़्यादा होती है, और पाकिस्तान उससे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमाता है। लेकिन हमारे एडवाइज़र ने आते ही ये कह दिया है जी दुनिया तो मोटा चावल खाती है, बासमती नहीं खाती, अब इसको उगाना नहीं चाहिए। ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को देख के अगर पॉलिसी बनाई जाएगी तो फिर पाकिस्तान का आगे फ्यूचर जो है वो इसी तरह का होगा कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम होती चली जाएंगी। हमें अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करनी पड़ेंगी। दुनिया में 2 मॉडल हैं एक्सपोर्ट के,
एक ये है कि अपना प्रोड्यूस करो, कंज्यूम करो और जो बचे एक्सपोर्ट कर दो। दूसरा ये कि कहीं से भी कोई चीज़ इंपोर्ट करो और उसको वैल्यू एडेड करके एक्सपोर्ट कर दो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आज भी 60s के मॉडल पे खड़ा है कि प्रोड्यूस ऑन, कंज्यूम ऑन और उसके बाद जो सरप्लस बने उसको एक्सपोर्ट कर दो। यही वजह है कि पाकिस्तान का असूल ये अच्छी चीज बनाओ, एक्सपोर्ट कर दो, कूड़ा बनाओ, पाकिस्तानियों को खिला दो। पाकिस्तान का यह पॉलिसी है, जो अच्छी चीज बने बाहर भेज दो, जो कूड़ा हो पाकिस्तानियों को खिलाओ। क्या बात है, कमाल है। सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान में इस पॉलिसी को, लेकिन अच्छा है उसको बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश भी कर दिया डिप्लोमेटिकली। लेकिन मज़ा नासिर साहब आपकी जानिब आऊँगा। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ एनर्जी की इंपोर्ट जो है उसको आपने खुद बताया कि इतनी बड़ी तादाद में एनर्जी इंपोर्ट हो रही है पाकिस्तान के अंदर, तो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर फोकस करें। ये औरतों का मेकअप बंद कर देंगे, कुत्तों का खाना बंद कर देंगे, ये क्या किस्म के स्टूपिड किस्म के स्टेटमेंट्स हैं। दुनिया हंसती है हमारे ऊपर कि क्या फजूल नॉनसेंस बातें कर रहे हैं। इससे बेहतर नहीं है कि हम एनर्जी कंजर्वेशन पे फोकस करें। एक इदारा भी बनाया हुआ है इन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन का। जरा मुझे बताएं किस तरह से एनर्जी कंजर्व की जा रही है इस मुल्क के अंदर। देखिए, आपने एनर्जी कॉन्वर्सेशन की बात की है या आपने इन्वेस्टमेंट कॉन्वर्सेशन की बात की है। मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आप ओपन मार्केट या ओपन इकोनॉमी की तरफ हमारी डायरेक्शन है और इसमें आप किसी चीज को ब्लॉक कर दें वो सही नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेटरी ड्यूटीज लगा के उसको सप्रेस करने की कोशिश करती है और जब आपके पास डेफिसिट्स मौजूद हों तो ऐसी चीज करनी पड़ती है। आपके सामने चाइना की मिसाल है कि चाइना के अंदर आज से 50 साल पहले इंपोर्ट जो थी वो नहीं हो सकती थी। उन्होंने अपने आप को खुद मुख्तार किया और अपने आप को डेवलप किया। आपके हमसाए मुल्क के अंदर भी आप देखिए तो उनकी ओपन पॉलिसी जो है वो पिछले 15-18 साल के अंदर बाहर आई। अदरवाइज उससे पहले मारुति ही चलाते। तो बात यह है कि आपने अपने आप को डेवलप करना है। जब तक पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, चाहे वो जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एग्रीकल्चर की इंडस्ट्रियलाइजेशन करें या आप इंजीनियरिंग की या अपने मटीरियल्स की करें, आप जब तक पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को फराहम नहीं देंगे, आपकी तरक्की ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं होगी। हमें 70 साल हो गए कहते हुए रोटी, कपड़ा और मकान, और आज भी आपने ही अपने प्रोग्राम में रोटी और कपड़े की बात की और मकान एक इंडस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से दी। तो बात यह है कि वही रोटी है, आप उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। आप अब बात कर रहे हैं चावल की, हम अपनी ईल्ड बढ़ाने की बात करें। हम क्यों नहीं वीट को ज्यादा बढ़ा सकते, उसकी ईल्ड बढ़ा सकते? हम कॉटन की ईल्ड क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्या वजह है कि 55 मन से गिर के 40 पे आ गई और 40 से भी हेक्टेयर पे और गिर गई? क्या वजूहात हैं कि सीड हमारा सही नहीं है, सीड सही नहीं दिया जाता और हमारा सॉइल भी सही नहीं है। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। मदर नासिर साहब, मैं ख्वाहिश करूंगा आगे आने वाले दिनों के अंदर भी आपसे गुफ्तगू हो, शमसुल इस्लाम साहब से भी गुफ्तगू हो। ये 12 हमारे प्रोग्राम में आना चाहते हैं। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम के ज़रिए एक अहम बात मैं ये भी बता दूं कि एक तो इंडस बेसन जो है, इट इज़ वन ऑफ दी, मैं कहूँगा मोस्ट वनरेबल वाटर रिसोर्स राइट नाउ। और दूसरी चीज़ ये कि अब हमारी ज़मीन भी जो है ना, ये भी, क्योंकि आप लोग शहर में रहते हैं, आप लोगों को पता नहीं है, ये ज़मीन की एक फर्टिलिटी होती है। इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इसको फर्टाइल बनाती हैं। वक्त के साथ साथ जब पौधे आप बार बार इसमें उगाते जाते हैं, फसलें उगाते जाते हैं, तो इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। इसको भी रिजुविनेट करने के लिए वक्त देना पड़ता है। जब हम बार बार फसलें लगाते हैं तो जिस्म में जैसे तवानाई होती है, ताकत होती है, वो भी निकल जाती है। वक्त के साथ साथ इंसान को और खाना खाना पड़ता है ताकि उसके अंदर तवानाई वापस आए। विटामिन खानी पड़ती हैं, प्रोटीन खानी पड़ती हैं। इसी तरह ये ज़मीन होती है ना, मट्टी। आप लोग शहर में रहने वाले लोग हैं, आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। मैंने तो जो है जगह जगह की खाक छानी भी है, तो मुझे इस चीज़ का पता है। मट्टी की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए उसको टाइम देना पड़ता है, उसको भी खिलाना पिलाना पड़ता है। हम लोग नहीं कर रहे। खैर, दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।